क्या आपने कभी महसूस किया है कि सन्नाटा भी बोलता है? अक्सर हम शोर से भागकर शांति की तलाश में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां कोई नहीं होता, लेकिन कभी-कभी उस खालीपन में कुछ ऐसा होता है जो हमारी आहट का इंतजार कर रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जो शुरू तो हुआ था सुकून की तलाश में, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसी खौफनाक हकीकत पर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यह कहानी है आर्यन की और पहाड़ियों में छुपे डाक बंगला नंबर 9 की। आर्यन एक लेखक था। शहर के शोर शराबे और डेडलाइंस के दबाव से दूर उसे अपनी नई किताब खत्म करने के लिए एकांत चाहिए था। इंटरनेट पर काफी ढूंढने के बाद उसे उत्तराखंड के एक घने जंगल के बीचों बीच अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना पीडब्ल्यूडी डाक बंगला मिला। बुकिंग ऑनलाइन नहीं थी, बस एक पुराने लैंडलाइन नंबर पर बात हुई थी। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब आर्यन की जीप उस कच्चे रास्ते पर मुड़ी। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे पहरेदार बनकर खड़े हों और उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही वो बंगले के लोहे के गेट पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक मौसम की नहीं थी, वो कुछ और थी। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डाक बंगला नंबर 9। आर्यन ने हॉर्न बजाया, कोई बाहर नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। वह गाड़ी से उतरकर बंगले को देखा। वो एक पुरानी ब्रिटिश शैली की इमारत थी। ऊंची छतें, लकड़ी की खिड़कियां और दीवारों पर जमी हुई काई। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सदियों से सो रहा हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, साहब जी। आर्यन चौंक कर पलटा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन और चेहरे पर झुर्रियों का जाल थी। उसकी आंखें अजीब थी, एकदम पथरीली सी। वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। आर्यन ने राहत की सांस ली। अरे काका, आपने तो डरा ही दिया। मैंने दिल्ली से फोन किया था बुकिंग के लिए। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बंगले का ताला खोलने लगा। चाबी के घूमने की आवाज गूंज उठी। दरवाजा खुला और अंदर से पुरानी लकड़ी और सीलन की महक आई। रघु ने आर्यन का सामान अंदर रखते हुए एक अजीब सी बात कही, साहब, यहाँ बिजली अक्सर चली जाती है और रात को 12 बजे के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा नहीं। आर्यन हंसा, क्यों काका, कोई जंगली जानवर है क्या? रघु रुका। उसने अपनी लालटेन उठाई और आर्यन की आंखों में झांकते हुए बोला, जानवर होता तो कोई बात नहीं थी साहब। जंगल में जानवर से ज्यादा खतरा इंसान से होता है। वो इंसान जो अब इंसान नहीं रहे। रात के 10 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यन ने अपने कमरे में हीटर जलाया और लिखने बैठा, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था। बाहर घना अंधेरा था, बस कभी कभी बिजली चमकती तो जंगल के पेड़ दिखाई देते। रघु चौकीदार उसे खाना देकर अपने क्वार्टर में जा चुका था, जो बंगले के पीछे बना हुआ था। आर्यन अब उस विशाल बंगले में बिल्कुल अकेला था। लिखते लिखते अचानक आर्यन को लगा कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आर्यन ने अपनी कुर्सी घुमाई। रघु काका, आप हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो वापस लिखने लगा। तभी उसे एक और आवाज आई। इस बार वो आवाज उसके कमरे के बिल्कुल बाहर से आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजे को खुरच रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, 12:05 हो रहे थे। रघु की चेतावनी उसे याद आई, 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? बाहर से एक सिसकने की आवाज आई, किसी औरत के रोने की आवाज। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे ठंड लग रही है, वो मुझे मार डालेगा। आर्यन एक तर्कसंगत आदमी था। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है, कोई पर्यटक या गांव की औरत। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ हैंडल पर था ही कि उसे रघु की वो पथरीली आंखें याद आ गईं। उसने दरवाजा नहीं खोला, उसने पीपहोल
से बाहर झांका। जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर में कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी और वो आवाज अब दरवाजे के बिल्कुल नीचे से आ रही थी। आर्यन पीछे हट गया। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो आवाज पूरी रात आती रही, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी गुस्से में दरवाजा पीटने की। आर्यन पूरी रात एक कोने में दुबका रहा, हाथ में एक भारी टॉर्च पकड़े हुए। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बारिश रुक चुकी थी और पक्षी चहचहा रहे थे। आर्यन को लगा शायद रात को उसका दिमाग उस पर खेल खेल रहा था। नींद की कमी और नई जगह का असर उसके दिमाग पर हो गया है। वो बाहर निकला। रघु बरामदे में चाय लेकर खड़ा था। रात को नींद अच्छी आई साहब? रघु ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। आर्यन ने उसे रात वाली बात नहीं बताई। उसे लगा रघु हंसेगा। नाश्ता करके आर्यन जंगल की तरफ टहलने निकल गया। घूमते घूमते वो गांव के एक छोटे से ढाबे पर पहुंचा। ढाबे वाला एक खुशमिजाज आदमी था। उसने आर्यन को देखकर पूछा, साहब आप टूरिस्ट लगते हैं, कहाँ ठहरे हैं? आर्यन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वो ऊपर जंगल में, डाक बंगला नंबर 9 में। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। वहाँ बैठे 2-3 लोग जो ताश खेल रहे थे रुक गए और आर्यन को घूरने लगे। ढाबे वाले ने सहमते हुए पूछा, कहाँ? डाक बंगला नंबर 9। साहब आप मजाक कर रहे हैं? आर्यन हैरान हुआ। मजाक क्यों करूंगा, मेरा सामान वही है। वहाँ का चौकीदार रघु काका बहुत अच्छा है, ढाबे वाले ने बोला। रघु? ढाबे वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब उस बंगले को बंद हुए 10 साल हो चुके हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। और रघु? रघु काका तो उसी बंगले में 10 साल पहले मर चुके हैं। आर्यन हंसा। भाई साहब डराइए मत, मैंने कल ही उनके हाथ की चाय पी है, अभी सुबह भी वो वहीं थे। ढाबे वाला गंभीर हो गया। साहब 10 साल पहले एक रात वहाँ एक पर्यटक जोड़ा आया था। उस रात कुछ लुटेरे वहाँ घुस आए। उन्होंने उस औरत के साथ बुरा करने लगे और जब रघु काका ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो लुटेरों ने उन्हें और उस जोड़े को जिंदा जला दिया। तब से वो बंगला शापित है। जो भी वहाँ गया वो कभी वापस वैसा नहीं लौटा। आर्यन के हाथ से चाय का गिलास छूटने ही वाला था। अगर ढाबे वाला सच बोल रहा है तो वो कल रात किसके साथ था और वो खाना किसने बनाया? आर्यन तुरंत वहाँ से भागा। उसे अपना सामान लेना था और वहाँ से निकलना था। उसका दिल कह रहा था कि ढाबे वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन दिमाग कल रात वाली उस औरत की आवाज को भुला नहीं पा रहा था। जब आर्यन बंगले पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। वो दौड़कर अंदर गया, अपना लैपटॉप और बैग उठाया। रघु रघु उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वो पीछे वाले क्वार्टर की तरफ गया जहाँ रघु रहता था। दरवाजा हल्का सा खुला था। आर्यन ने धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर आर्यन की चीख निकल गई। वो कमरा सालों से बंद लग रहा था। हर जगह मकड़ी के जाले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोने में एक पुरानी टूटी हुई लालटेन पड़ी थी जिस पर जंग लगा हुआ था। वही लालटेन जो रघु के हाथ में थी। वहाँ कोई नहीं रहता था, शायद सालों से। तभी बंगले के मुख्य दरवाजे के बंद होने की जोरदार आवाज आई। आर्यन दौड़कर मेन हॉल में आया। दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, सब जाम थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। तभी उसके बिल्कुल कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और वही आवाज आई, साहब जी मैंने कहा था ना 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। लेकिन आज तो आपने दिन में ही गलती कर दी। आर्यन ने टॉर्च जलाई। सामने सीढ़ियों पर रघु खड़ा था, लेकिन वो रघु नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी खाल पिघली हुई थी और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। आर्यन पीछे हटा और ठोकर खाकर गिर गया। वो साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो औरत अब उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उसका चेहरा आर्यन के चेहरे के पास आया। उसकी आंखें खाली थी। उसने बस एक शब्द कहा, रुको। अगली सुबह पुलिस को आर्यन बंगले के बाहर बेहोश मिला। उसकी जीप का दरवाजा खुला था और इंजन चालू
चालू था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे गहरा सदमा शॉक लगा है। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को रघु और उस औरत के बारे में बताया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक डायरी निकाली और आर्यन को दिखाई। मिस्टर आर्यन, हमें ये डायरी बंगले के अंदर मिली, धूल में लिपटी हुई। ये 10 साल पुरानी एंट्री है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आज रात मेहमान आए हैं, मुझे डर लग रहा है, बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे उन्हें बचाना होगा। चौकीदार रघु। आर्यन आज भी उस रात को याद करके सिहर उठता है। वो दिल्ली वापस आ गया, लेकिन आज भी जब रात के 12 बजते हैं और कहीं कोई दरवाजा खटखटाता है तो आर्यन अपने कमरे की लाइट बंद करके कांपने लगता है। दोस्तों, कहते हैं कुछ जगह अपना इतिहास कभी नहीं छोड़ती। डाक बंगला नंबर 9 आज भी वही है, वीरान, सुनसान, इंतजार में अगले मेहमान के। तो अगर आप कभी पहाड़ों पर जाएं और कोई सस्ता सुनसान बंगला दिखे तो एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं दरवाजा खोलने वाला कोई और तो नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे।